ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाने हैं उसमें सबसे पहले मोंटेग चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स को हम पढ़ेंगे। मोंटेग चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स को हम पढ़ेंगे। एडविन मोंटेग कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हिंदुस्तान के, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस वक्त के गवर्नर जनरल थे। इन दोनों ने एक कानून यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मुतारफ करवाए। इस बारे में आज आपको पढ़ाया जाएगा। देन उसके बाद चौरी चौरा वायलेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। साइमन कमीशन 1927 में हिंदुस्तान तशरीफ लाया, उसने क्या प्रपोजल्स पेश की उस बारे में इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, नेहरू ने वो कौन सा एजेंडा पेश किया उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। एंड देन कायदे आजम के 14 पॉइंट्स जो कि बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इन 14 नुकात में से सिर्फ एक पॉइंट हमें याद है कि सिंध को बंबई से अलग कर दिया जाए। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आसान अल्फाज में कायदे आजम के ये 14 नुकात आपको पढ़ाए जाएं। और लास्ट में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको इन टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाए जाएंगे, और ये वो एमसीक्यूज हैं जो कि पास्ट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो बगैर देर किए आज का हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोंटेग चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स। इन रिफॉर्म्स को मोंटेग चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म से क्यों जाना जाता है? तो एडविन मोंटेग उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हिंदुस्तान के। लॉर्ड वाइसरॉय कौन थे? जी हाँ, लॉर्ड वाइसरॉय का नाम था चेल्मस्फोर्ड। तो इन दोनों ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पेश किए जिनको जाना जाने लगा मोंटेग चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स। तो अपनी नोटबुक में ये लिख लीजिए कि इन रिफॉर्म्स को मोंटेग चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स क्यों कहा जाता है। तो एक बिल पेश किया गया 1919 के अंदर, जो बाद में चलकर एक्ट बना, और उस एक्ट को जाना जाने लगा मोंटेग चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से। आपको याद होगा कि मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स लाए गए 1909 के अंदर। जी हाँ, इस टॉपिक का उस टॉपिक से बहुत गहरा ताल्लुक है। वो कैसे, आइए पढ़ लेते हैं। मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1909, जिसमें आपको याद होगा जो मुसलमानों की ख्वाहिश थी, देरीना ख्वाहिश थी, डिमांड थी कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएं। तो मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स के अंदर मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए, जिससे इंडियन नेशनल कांग्रेस नाखुश थी। तो अब हिंदुस्तानी लोगों की जानिब से डिमांड की जाने लगी कि उन्हें मजीद रिप्रेजेंटेशंस चाहिए। इस वजह से एडविन मोंटेग, जो कि उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हिंदुस्तान के, उन्होंने अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 अगस्त 1917 को कुछ रिफॉर्म्स पेश किए, कुछ सजेशंस पेश की। अब हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि पाकिस्तान में एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। इस तरह से लोअर हाउस को कहा जाता है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, एंड अपर हाउस को कहा जाता है सेनेट। इसी तरह यूके के अंदर जो पार्लिमानी निजाम है उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स एंड देन उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो अगस्त डिक्लेरेशन में एडविन मोंटेग जो सेक्रेटरी स्टेट थे हिंदुस्तान के, उन्होंने अगस्त डिक्लेरेशन हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 अगस्त 1917 को पेश किया, और उसमें उन्होंने कहा कि टू सेटिस्फाई द लोकल डिमांड्स his government was interested in giving more representation to the natives in India। तो उन्होंने उस असेंबली में खड़े होकर कहा कि जो लोकल्स की डिमांड्स हैं उसको पूरा करने के लिए उनकी जो हुकूमत है वो इस बात में इंटरेस्टेड है कि मजीद रिप्रेजेंटेशन दी जाए। ठीक है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड को हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 6 माह के बाद उन्होंने मुख्तलिफ मीटिंग्स की। अब वो मीटिंग्स किन लोगों के साथ की? जी हाँ, डिफरेंट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट पीपल लोगों के साथ उन्होंने ये मीटिंग्स की। एडविन मोंटेग ने कोलैबोरेशन की लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ और डेटा इकट्ठा किया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स 1918 में एक रिपोर्ट बना ली। ठीक है, तो मोंटेग और चेम्सफोर्ड ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार कर ली, एक डेटा पर रिपोर्ट तैयार कर ली, और रिपोर्ट को हाउस ऑफ कॉमन्स में डिस्कस किया गया, उस पर बहस हुई,
और उसके बाद उसको पार्लियामेंट ने अप्रूव कर लिया। ठीक है, अब ये बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया हिंदुस्तान के अंदर 1919 में, जो कि बाद में चलकर एक्ट बन गया। ठीक है, तो इस स्लाइड के ऊपर जो मालूमात है उससे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं। नंबर 1, इस कानून को मोंटेक चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स क्यों कहा जाता है, मैं आपको बता चुका हूं। ये एक्ट कब बना, ये एक्ट 1919 में बना। ये बिल पेश कब किया गया, ये बिल पेश भी 1919 में किया गया। चेल्मसफोर्ड कौन थे, चेल्मसफोर्ड उस वक्त के वायसरॉय थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो अगस्त डिक्लेरेशन थी वो कब पेश की गई, एडविन मोंटेक की जानिब से। तारीख याद रखिएगा, 20 अगस्त 1917 को अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से उन्होंने एक जो एजेंडा था वो पेश किया हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है वो भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब मजीद आगे बढ़ते हैं। मोंटेक चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। अब मोंटेक चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स में वो कौन से रिफॉर्म्स थे जो कि इंट्रोड्यूस करवाए गए, उसके बारे में वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं ताकि चीजें हमें मजीद समझ आ जाए कि वो कौन से रिफॉर्म्स थे जो कि एडविन मोंटेग और चेल्मसफोर्ड ने पेश किए। नंबर 1, Council of the Secretary of State was to comprise 8 to 12 people. उनमें से 3 का ताल्लुक होगा हिंदुस्तान से और उनमें से कम अज कम उन मेंबर्स में से आधे लोग 10 साल से हिंदुस्तान में रह रहे हों। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 8 से 12 लोगों पर मुश्तमिल होगी। उनमें से 3 लोग हिंदुस्तानी होंगे और उनमें से आधे लोग 10 साल से यानी पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में रह रहे हों। The central legislature was to consist of 2 houses. अपर हाउस जिसे काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा जाएगा एंड द लोअर हाउस जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाएगा। जो पार्लिमानी निजाम है हमारे पाकिस्तान के अंदर भी, ये भी अंग्रेजों से लिया हुआ है। पाकिस्तान में भी आप देख सकते हैं कि एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है। तो कोई भी बिल जब मंजूर करवाना होता है तो दोनों हाउसेस से आपने मंजूर करवाना है। वो बिल फिर उसके बाद आखिर में जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसे साइन करता है, तो तब जाकर वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ द स्टेट वाज टू कंसिस्ट ऑफ 60 मेंबर्स। अब काउंसिल ऑफ द स्टेट जो कि अपर हाउस होगा वो कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा, 60 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं तो नोट करते जाएं। जो काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि अपर हाउस होगा वो 60 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा। उनमें से जो 35 मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे। 35 मेंबर्स क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे, और बाकी दीगर जो मेंबर्स होंगे उन्हें गवर्नर जनरल नॉमिनेट कर देगा। ठीक है, तो 35 मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे और दीगर गवर्नर जनरल उसे नॉमिनेट करेगा। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव असेंबली वाज टू कंसिस्ट ऑफ, अब लेजिस्लेटिव असेंबली से मुराद है लोअर हाउस, वो 144 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगी। उनमें से 103 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा और जो दीगर 41 होंगे वो गवर्नर जनरल उन्हें नॉमिनेट करेगा। ठीक है, अब जो ड्यूरेशन होगी अपर हाउस की वो होगी 5 साल और लोअर हाउस की होगी 3 साल। तो अपर हाउस की ड्यूरेशन कितनी होगी, अपर हाउस की ड्यूरेशन होगी 5 साल और लोअर हाउस की ड्यूरेशन होगी 3 साल। अब पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की ड्यूरेशन कितनी है, 5 साल, और अपर हाउस यानी सेनेट की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, वो है 6 साल। यानी लोअर हाउस में जो एक एमएनए मुंतखब होता है तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो 5 साल है। लेकिन हम अगर बात करें अपर हाउस की जिसे सेनेट कहा जाता है, उसकी जो ड्यूरेशन है वो 6 साल के लिए मुंतखब होता है। इसी तरह यहां पर अपर हाउस की जो ड्यूरेशन थी वो 5 साल थी और लोअर हाउस की ड्यूरेशन रखी गई 3 साल। ठीक है, जो पावर्स थे उन्हें डिवाइड कर दिया गया सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान। जो पावर्स थे उन्हें सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान डिवाइड कर दिया गया। आपको लास्ट लेक्चर में मैं डायरकी का सिस्टम पढ़ा चुका हूं। जी हाँ, डायरकी सिस्टम जिसे डुअल सिस्टम कहा जाता है, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जो जिन सब्जेक्ट्स पर
लॉ बनने हैं उनको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स वर वेस्टेड विद सेंटर एंड अनइम्पॉर्टेंट रिमेन्ड विद द प्रोविंसेस। अब जो इंपॉर्टेंट मैटर्स थे जिसके बारे में कानून साजी की जानी थी वो सेंटर ने अपने पास रखे, और दीगर जो अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज थे, अनइम्पॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है, वो सूबों को दे दी गई। द इंपॉर्टेंट सेंट्रल सब्जेक्ट्स जिसमें डिफेंस आ जाता है, फॉरेन अफेयर्स, कस्टम्स, रिलेशंस विद इंडियन स्टेट्स और करेंसी एंड रेलवे, ये इंपॉर्टेंट सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे जो सेंट्रल ने अपने पास रखे, वफाक ने अपने पास रखे, और दीगर जो इश्यूज थे जिस तरह से पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन वो दे दिए गए किसको, प्रोविंसेस को। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में मैं डायरकी का सिस्टम आपको पढ़ा चुका हूं कि डायरकी मींस व्हाट, dual system or a kind of a double government in the provinces was introduced. Provincial subjects were divided into two categories. अब जो provincial subjects थे उनको दो categories में divide कर दिया गया था। provincial subjects को दो categories में divide कर दिया गया था। वो categories कौन कौन सी थी, transferred and reserved। तो provincial subjects को divide कर दिया गया दो categories में, transferred and reserved, जो कि last lecture में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब जो सैलरी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की, पहले वो पे करते थे कहां से, जो हिंदुस्तान का खजाना था उससे पे की जाती थी, लेकिन जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए उसके बाद वो तनख्वाह अदा की जानी थी कहां से, अंग्रेजों का जो खजाना था उससे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को अपोज किया बिकॉज एक्ट वेंट अगेंस्ट कांग्रेस लीग, क्योंकि जो कांग्रेस थी उसके अगेंस्ट ये एक्ट जाता था, इस वजह से उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया, थस रिजल्टिंग इन दी हिंदू ऑपोजिशन। इस रिफॉर्म्स को फेस करनी पड़ी। ठीक है, अब मुस्लिम्स जो थे, यानी इंडियन मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने पार्टली इसको एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने पार्टली इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब है कि कुछ इसकी रिफॉर्म्स थे उनमें उनको इसकी उन्होंने अपोज किया, और बाकी जो कुछ रिफॉर्म्स थे उसके बारे में उन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो 50% वो इससे अग्री हुए और 50% वो इन रिफॉर्म से अग्री नहीं हुए। ठीक है, मुस्लिम partly accepted the Montague-Chelmsford reforms। एक और यहां पर जो चीज अप्रिशिएट की गई वो ये थी कि जब मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पेश किए गए तो उसमें कहा गया कि हर 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा। अब इस चीज को समझ लीजिए, मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में यह तय किया गया कि हर 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा। अब वो कमीशन क्या असेस करेगा, वो ये असेस करेगा कि आया कुछ नए रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाने चाहिए या नहीं। तो अब इस टॉपिक का गहरा ताल्लुक है किस टॉपिक से, जल्दी बताएं। जी हां, आगे हम पढ़ने वाले हैं साइमन कमीशन। ठीक है, तो इस टॉपिक का किस टॉपिक के साथ गहरा ताल्लुक है, मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का। जी हां, साइमन कमीशन के साथ। साइमन कमीशन बनाया गया था 1927 में, और साइमन कमीशन हिंदुस्तान तशरीफ लाया 1928 में। इस बारे में आज ही के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको पढ़ाया जाएगा।